अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है यू आस्क फॉर इट और फ्राइडे इवनिंग आपको विलिंग वेज पे हम खुशामदीद कहते हैं। आज भी प्रोग्राम में हम एक मसला जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत सी ज़िंदगियों के ताने बाने जोड़ रहा है या तोड़ रहा है, मगर कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हम ज़ुबान ज़दे आम नहीं लाते बल्कि उनको सहते रहते हैं और वो मसाइल सुलगते रहते हैं, मगर उनका कोई हल सामने तब तक नहीं आता जब तक कि हम उनको फेस नहीं करते हैं। ये मसला आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक है। इससे पहले कि मैं मसला आपके सामने रखूं, आज के प्रोग्राम के शुरका का तारुफ़ कराता चलूं। हमेशा की तरह मेरे साथ एज एन एक्सपर्ट तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली, जो CEO हैं विलिंग वेज के और साथ में एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट भी हैं और काउंसलर भी हैं। और इसके अलावा डॉक्टर सादिया हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, सीनियर काउंसलर नदीम नूर साहब हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस तहसीन अमजद हैं और साथ में इधर हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज की, डॉक्टर अमानुल्लाह हैं, मिस आमना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली ये प्लान नहीं किया हुआ था कि आज इस मौजू पे बात करेंगे, मगर प्रोग्राम से कुछ देर पहले मैं जांच पड़ताल कर रहा था, हमें जो इनबॉक्स मैसेजेस विलिंग वेज पे आते हैं उनकी, और उसमें एक सॉर्ट ऑफ क्राई थी, क्राई फॉर हेल्प, और उसमें ये कहा गया था कि न्यूयॉर्क से एक खातून है अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज, मैरिड है, 5 बच्चे हैं उनके और गुज़श्ता 10 साल से मैरिड हैं। और उन्होंने लिखा था कि मैं काफ़ी दिनों से आपका प्रोग्राम भी देख रही हूँ विलिंग वेज पे, फेसबुक पेज पे, और आपके इदारे से रब्ता करने के लिए हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं मोहसिन नवाज़ साहब, उनको कई कॉल्स कर चुकी हूँ, मगर शायद टाइम डिफरेंस है न्यूयॉर्क से या किसी भी वजह से, तो मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा। डॉक्टर सदाकत अली से मैं रब्ता करना चाहती हूँ, और क्या ऐसी कोई मुमकिना तजवीज़ हो सकती है जिसमें रिमोट काउंसलिंग हो सके, यानी कि वो न्यूयॉर्क में तशरीफ़ रखें और यहाँ पे आपसे काउंसलिंग ले सकें। और वजह आपसे हेल्प लेने की ये है कि अभी तक अमेरिका में और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो काफ़ी काउंसलर से मैरिटल काउंसलिंग की हेल्प लेने की कोशिश कर चुकी हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि जो उनके मसाइल हैं उसमें बेहतर ये है कि बजाय आगे बढ़ने के शौहर से अलहदगी कर लें। मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि ये जैक्सन हाइट्स जो एक ऐसा इलाका है न्यूयॉर्क में जहाँ पे शादी के बाद कहीं पाकिस्तानी वहाँ पे काफ़ी रहते हैं, और बाबर साहब हैं इनके हस्बैंड, इनका नाम सीगा राज में रखने के लिए हम अनारकली समझ लेते हैं। उनका नाम अनारकली है फॉर दैट पर्पज़, फॉर सीक्रेसी पर्पज़। और इनकी जब शादी हुई, जिन साहब से शादी हुई, तो वो क्योंकि अमेरिका में पले बड़े तो काफ़ी हैंगअप्स थे उनके, यानी कि कोई वैल्यू सिस्टम इतना। ये खातून वैसे लखनऊ से हैं आपने? ये हिंदुस्तान से हैं, लखनऊ से इनका ताल्लुक़ है, और मगर प्रोग्राम्स हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो देखती रहती हैं। तो जिन साहब से शादी इनकी हुई, कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर एफ्लुएंट थे, हार्ड वर्किंग थे, बल्कि इनके बकौल तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वर्काहोलिक हैं। और उनकी फैमिली हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि उनकी वालिदा जो हैं, इनके शौहर की वालिदा, वो सुसाइडल अटैम्प्ट भी कर चुकी हैं, हत्ता कि इनकी शौहर की सिस्टर भी सुसाइड कर चुकी हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है फैमिली की। ब्रीफ हिस्ट्री इनके खामिद की ये है कि वो वादे करते हैं कि अब वो सुधर जाएंगे और अपनी शादी को ठीक बनाएंगे, अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ ठीक बनाएंगे, मगर फिर वादों से फिसल जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि जहाँ पे वो वर्काहोलिज़म यानी कि बहुत काम काज भी करते हैं, वहाँ पे अल्कोहलिज़म यानी कि शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, हत्ता कि बात शराब तक नहीं है बल्कि ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि बहुत सी, एक नहीं बहुत सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके, बहुत सी ख़वातीन के साथ उनके अफेयर्स हैं जिनका इल्म जो है इनकी वाइफ
जिन्होंने हमसे रब्ता किया उनको भी है। वो इनसे प्यार भी करती हैं, वो चाहती हैं कि शौहर सुधर जाएं, बच्चे भी हैं, मगर बात बनती नहीं है। शौहर को जो है कंपल्सिव गैम्बलर भी हैं, कंपल्सिव चीटर भी हैं, कंपल्सिव लायर भी हैं। ये सारे जो है उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हीं से मैं लेके कह रहा हूँ, और कंपल्सिव वमनाइज़र भी हैं। तो इससे पहले जिन काउंसलर से उन्होंने काउंसलिंग ली, उन्होंने कहा कि जब इतने मसाइल हैं तो आप छोड़ दीजिए, वाई गेट इन टू दिस क्विक सैंड, दलदल में मज़ीद धंसने का क्या फ़ायदा। मगर इनको ये लगता है कि ये अभी भी हाथ पाँव मार रही हैं, और इसी ज़िम्न में आपसे रब्ता करना चाह रही थी। मैंने सोचा कि आज हम प्रोग्राम में इन्हीं का जो मुद्दा है वो बयान करते हैं, क्योंकि ये अकेली इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं है, बल्कि काफ़ी ख़वातीन जो हैं उनको बेवफ़ाई का, मर्द की अपने शौहर की बेवफ़ाई का गिला है, शिकार है, और उनको समझ नहीं आती कि वो आखिर किस तरफ जाएं। और शौहर हैं कि बाबर नाम है इनका, कि बाबर के ऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त, और वो जो है बिल्कुल हर चीज़ को पीछे डालते हुए जेट सेट लाइफ है, एफ्लुएंट हैं, और वो इसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि उनको ये भी इतराज़ नहीं कि उनकी बीवी भी नेक रहें या बद हो जाएं या जो चाहें करें, तो वैल्यू सिस्टम लैक करते हैं। हाँ, बल्कि वो बहुत अजीबोगरीब फैंटसीज़ बीच में उन्होंने, वो मैंने ऐड नहीं किया, मगर ऐसा भी है, यानी कि परवर्जन्स कह लें, या एक वक्त में जो है वो मतलब हद से बढ़ के उनकी सेक्सुअल लाइफ भी सही नहीं है, कुछ उनके हैंगअप्स हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिस्क्विटी है। और ख़ातून ने अपने लिए लिखा कि वो हलाल और हराम को बहुत अहमियत देती हैं और हलाल ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। सो व्हाट यू से। अच्छा, ये तो काफ़ी पेंडोरा बॉक्स खुल गया, जिसमें यानी बहुत कुछ निकल रहा है सामने। पाकिस्तान से या इंडिया से जो लोग जाते हैं माइग्रेट करके यूरोप और अमेरिका में, तो ये ख़ास पर्सनैलिटी टाइप होती है, जो लोग इतनी हिम्मत करके तो 7 समंदर पार जाते हैं। तो ये रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, ये लोग होते हैं जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो अपने हालात को अच्छा बनाना चाहते हैं या बदल देना चाहते हैं। क्योंकि एक वो जब तक अंदर से ड्राइव नहीं होती, इंसान अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपना अड्डा नहीं छोड़ता। आपको हैरत होगी कि कुछ लोग शायद मुरीद के रहने वाले लाहौर कभी नहीं आए होंगे, लाहौर रहने वालों ने कराची नहीं देखा होगा। पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के भी बहुत से हिस्से नहीं देखे, वक्ती तौर पर भी वो ट्रैवल नहीं करते, उन्हें एंग्जाइटी होती है अपने घर से दूर जाते हुए। ये भी एक सेपरेशन एंग्जाइटी की किस्म है, जैसे अपने प्यारों से दूर जाते हुए एंग्जाइटी होती है तो अपने घर से दूर जाते भी होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये एंग्जाइटी नहीं होती, वो बड़ी आसानी से ये फ़ैसले कर लेते हैं और वो जोग्राफिया अपना बदल देते हैं और नए मुआशरों में जाके तो वो तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर मुआशरों का असर भी होता है। ये हिम्मत वाले लोग होते हैं, बज़ाहिर एनर्जी वाले लोग होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी एनर्जी फिर गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। ये परदेश में जाके अपने आराम का, सुकून का ख्याल नहीं रखते, अंधाधुंध अपने गोल्स को परसू करने लगते हैं और मुख्तलिफ़ मुआशरों की वैल्यूज़ के दरमियान जैसे हंग हो जाते हैं, जैसे हंग पार्लियामेंट होती है ना, उस तरीके से ये उसमें लटक जाते हैं बीच में और अपना चूँकि ख्याल नहीं रखते और वो पैदा किसी और टाइम जोन में होते हैं और रहते किसी और टाइम जोन में है, तो नींद वगैरह के भी बड़े मसाइल उनको होते हैं। ऐसे लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं, उससे एक अलग से मसाइल होते हैं। जो बज़ाहिर हिस्ट्री है वो बाइपोलर डिसऑर्डर नज़र आ रहा है पस मंज़र में। फैमिली में सुसाइड्स का जो एक इंसिडेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कई और इशारे भी मिलते हैं, रिस्की बिहेवियर है, एनर्जेटिक हैं, बहुत दयालु है, प्यार पे उतर आए तो गंगा बहा दें, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और अगर तंग करने पे उतर आए तो जमुना की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये ऐसे मामलात हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि पस मंज़र में
फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर है, और जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं उनको अंदर से काफ़ी अजियत जन्म लेती है। जैसे जो इंजन तेज़ चलते हैं तो वो हीटअप हो जाते हैं, तो काफ़ी वो बेचैनी भी उनको होती है, और उसके लिए फिर वो चूँकि प्रॉपर आराम तो करते नहीं, तो फिर वो ट्रैंक्विलाइज़र या अल्कोहल का सहारा लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी टेक्निकल कुछ इशू है, उसको रिजॉल्व करते हैं, वापस पलट के आते हैं। प्लीज़ हमारे साथ रहिए। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं, और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाजरीन। मैं माजरत चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल फ़्लो में बात कर रहे थे और मुझे एक ब्रेक लेना पड़ गई। डॉक्टर साहब वंस अगेन आई विल कम बैक टू यू, और फिर आगे जैसे बात बढ़ेगी तो कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन की मैं ऐड भी करूँ। वो भी ज़रूर कीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि जब बाइपोलर डिसऑर्डर होता है और वो डायग्नोज नहीं हो पाता, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर आमतौर पर डायग्नोज नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि या तो उसमें इंसान बहुत डिप्रेशन में नज़र आता है या फिर बहुत खुश नज़र आता है। जब डिप्रेशन में होता है तो फिर वो बाज़ औक़ात डॉक्टर से रब्ता करता है, लेकिन जब वो खुश होता है और इलेशन में होता है और हाई एनर्जी में होता है बग़ैर किसी माकूल वजह के, तो फिर वो डॉक्टर से रुजू करना अजीब लगता है, क्योंकि आप क्या डॉक्टर को जाके ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कुछ कर लें। तो अभी तक वो रवाज नहीं हुआ। वैसे होना चाहिए कि जैसे बिला वजह की डिप्रेशन में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बिला वजह की खुशी में भी आप डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब मैं हवा के घोड़े पे सवार हूँ और मैं बिल्कुल थकन महसूस नहीं करता, मुझे नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मैं भागा दौड़ा फिरता हूँ, मैं ऐसे ही लोगों पे सदकेवारी होता रहता हूँ, तो मेरा कुछ कर ले। तो ऐसे में जो बीच में ये थोड़ा डिप्रेशन का फेज़ होता है, तो लोग इसके लिए कुछ ना कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसमें ट्रैंक्विलाइज़र तो आम बात है। ख़वातीन अपना हाथ ट्रैंक्विलाइज़र पे काफ़ी रवा करती है, बैग में रख लेती हैं कि जब ज़रा सी बेचैनी हुई एक गोली उसके से पता है। हाँ, बल्कि ख़वातीन अब एक दूसरे से मांग भी लेती हैं, जैसे एक दूसरे से लिपस्टिक मांग ली या कोई कंघी मांग ली या कुछ कर लिया, तो कहते जी एक आध कोई गोली भी दे दें। तो ख़वातीन जो एक दूसरे को गोलियां देती हैं? नहीं, वो गोलियां बंदे देते हैं, ख़वातीन ये काम नहीं करती। आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ ना बोला करें। सॉरी। अच्छा, तो उसमें मर्दों का आमतौर पर भी ये होता है कि अगर वो CEOs हों, बिजनेसमैन हो, तो शाम को वो जो सीधा घर नहीं आते मर्द, उन्हें घर थाना सा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं से होके आना चाहते हैं, तो वो अपने मूड को बहला के आना चाहते हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल, और अल्कोहल एक ऐसा नशा है जो कि रिलैक्स करता है, कॉन्फिडेंट करता है, थोड़ा मेहरबान बनाता है और थोड़ी एनर्जी भी देता है। इसमें कैलोरीज होती है 7 कैलोरीज पर cc, ये घी से थोड़ी कम है, देसी घी से थोड़ी कम है। तो ये जो तरीक़ाकार है, इसमें बाज़ औक़ात इंसान के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिससे कि अल्कोहल
मौफक नहीं रहती, अल्कोहल की प्रोसेसिंग में ख़राबी हो जाती है और अल्कोहलिज्म जिसे हम कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन होने लगती है और फिर इंटॉक्सिकेशन से फिर और ड्रग्स की राह हमवार होती है। जब ड्रग्स करते हैं, अल्कोहल करते हैं तो वैल्यू सिस्टम नीचे जाना शुरू हो जाता है। फिर एक एडिक्ट का या अल्कोहलिक का कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता, कोई उसका दीन ईमान नहीं होता। उसके नज़दीक सबसे बड़ा ईमान उसका वो नशा और शराब होता है। इसमें उसका कोई बस नहीं चलता, क्योंकि जब इंसान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स होता है तो उसको गलत फ़ैसले करते हुए कोई गिल्ट नहीं होता, गलत फ़ैसले करते हुए उसको कोई झिझक नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती, आगे बढ़ने का एक अंदर से रुझान होता है, तो रिस्की बिहेवियर हो जाता है। गैम्बलिंग का भी बाइपोलर डिसऑर्डर में एक बहुत आम पाया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर से वाबस्ता है, जैसे खुदकुशी का रुझान। दुनिया में ज़्यादातर जो लोग खुदकुशी करते हैं उनके अंदर बाइपोलर टेंडेंसीज देखी गई हैं। अब आप सोचिए, बाइपोलर डिसऑर्डर एक बजाते खुद बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। ऊपर से ये एडिक्शन का बखेड़ा, ये दोनों मिलके डुअल डिसऑर्डर जब बनता है तो फिर बीच में ये इनफिडेलिटी का आ जाना, पार्टीज़ में जाना जहाँ ऐसे ख़वातीन हज़रात जो सब ड्रग्स में हैं, तो उनके नज़दीक जो हदूदो क़यूद हैं वो ब्लर कर जाती हैं, उन्हें साफ नज़र नहीं आता कि हदें क्या है। शुरू के दिनों में तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन आगे जाके हालात बहुत बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर बीवी जो है वो हलाल और हराम का जो पहलू बताया है वो उसका ख्याल रखती है, तो फिर बीवी को काफ़ी अज़ियत के लम्हात में से गुज़रना पड़ता है। और बीवियों के लिए ये चीज़ चूँकि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती, और जो ही बीवी को पता चलता है कि गैम्बलिंग भी बर्दाश्त कर ली, वर्कोहलिज़म भी बर्दाश्त कर लिया, अल्कोहलिज़म भी बर्दाश्त कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू अनदर वुमन तो ख़वातीन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा, जिसे हम सौकन का साड़ा कहते हैं ना, वो इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती, कहते बाकी सब ठीक है लेकिन ये नहीं होगा। और फिर खामद वादे करता है, वो कहता है अच्छा तुम मुझे घर में खुद शराब बना के दिया करो, ज़रा शराब का माहौल भी अच्छा बनाओ, ज़रा मूड और मिजाज भी अच्छा रखा करो, तो फिर मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। और ख़वातीन बाज़ का ल्योर होके इसमें चली जाती हैं, हालांकि किसी के गलत काम में बिल्कुल भी तावन नहीं करना चाहिए। और फिर गलत काम में आप तावन करके अगर ये सोचते हैं कि वो अपने किए हुए बातें याद रखेंगे तो ये ऐसा भी नहीं होता। पक्की बात है कि जब कोई बंदा किसी किस्म की एडिक्शन में होता है तो एडिक्शन कम्स फर्स्ट, ये बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। ये हदूदो क़यूद, ये लीगैलिटी, ये मजहबी मामला, ये बीवी, ये बच्चे, ये वालदैन, सब पीछे रह जाते हैं। और अगर मुकाबला पड़ जाए किसी एडिक्शन का किसी और रिश्ते के साथ तो हर रिश्ता हार जाता है और अपने आप को कभी नशे की बीमारी के मुकाबल खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन ख़वातीन पहला हरबा ये इस्तेमाल करती हैं कि नाराज़ हो गई, गुस्सा कर लिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाए इसके कि घरेलू ज़िंदगी ख़राब होती है। जैसा कि खातून ने बताया, वो रूठ के कुछ हफ्तों महीनों के लिए कभी मैके भी चली जाती हैं, कभी वापस इंडिया आ जाती हैं अपने घर, फिर वो उन्हें बहाने से मनाते हैं, फिर वो वापस चली जाती हैं। कभी वो उनको दुबई बुला लेते हैं कि अच्छा कुछ दिन हम दुबई रहेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा बनाएंगे। फिर वही दुबई में वही हरकतें वो करते हैं, फिर कहीं किसी और जगह दुनिया में चले गए, फिर स्विट्ज़रलैंड चले गए तो वहाँ यही कुछ किया। चूँकि मालो दौलत काफ़ी है, ट्रैवलिंग करके वो जोग्राफियाई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौसूफ़ जहाँ जाते हैं वो ऑफशोर कंपनी ज़रूर बना लेते हैं, क्योंकि उसमें उनको महारत हासिल है। और ख़ातून जो हैं वो कई काउंसलर से रब्ता कर चुकी हैं और काउंसलर्स उनको बताते हैं कि ये बियॉन्ड इकनॉमिकल रिपेयर है। सर्विस जहाँ साहब ने एक बात की थी कि वो उसका इलाज माजी में हुआ है
क्या उसकी मिसेज ने ये बताया कि उसका इलाज हुआ है? अगर इलाज हुआ है तो फिर जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि मसलन वो ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, तो फिर तो सेक्शुअल मसलन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई के, जो मसलन बाइपोलर के लिए जो दवाई लेते हैं, तो फिर इसके काबिल ही नहीं रहते कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल। मेरे ख्याल में इलाज के लिए उनको बताया गया है, मगर वो सही तौर पे इलाज में खुद नहीं गए, यानी ही हैज़ नॉट गॉन इनटू दिस ट्रीटमेंट, मगर जो है उनको बताया गया कि आप इलाज करवाएं, मगर उन्होंने इलाज शुरू नहीं कराया। इलाज के नाम पे उनको कुछ वाज़ो नसीहत किया, और जैसा कि उन्होंने लिखा है तो उनके बड़े भाई ने भी उनको समझाया कि नमाज़ पढ़ा करें तो आप ठीक हो जाएंगे, और उन्होंने कुछ दिन नमाज़ भी पढ़ी, और फिर पहली फुर्सत में उन्होंने नमाज़ छोड़ के अपने अल्लाह तल्ले फिर शुरू कर दिए, और फिर जब कोई पूछता है तो रोना शुरू हो जाते हैं, और फिर कहते हैं मुझे एक मौका और दें। दुबई में किसी डॉक्टर से बात की, फिर बॉम्बे में किसी साइकियाट्रिस्ट से बात की, और उन्होंने उनको बोला कि आपकी वो बचपन की कोई महरूमियाँ हैं या फ़लाँ बात है, तो आप पक्का इरादा कर लें, पक्का तहैया कर लें, विल पावर इस्तेमाल करें। तो इनफैक्ट ऐसे मामलात में विल पावर इस्तेमाल नहीं करती, ना पक्का तहैया इस्तेमाल करता है। ये इलाज है, सबसे पहले उनको कुछ अद्वियात की ज़रूरत है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में उनको स्टेबलाइज़ करें, और फिर उनको कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं जो कि मज़ेदार हो, लेकिन हलाल और हराम के कायदे के तहत हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए उनका नेक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेक नदीम होना बहुत ज़रूरी है, जैसे एक होता है ना नेक परवीन होना ज़रूरी होता है, तो चूँकि वो मर्द हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो नेक नदीम हो जाए। सर, नेक नदीम होना है वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिन अदाकारों ने शोहरत भी पाई और उनके स्कैंडल्स भी नहीं थे, उनमें नदीम साहब भी थे। हाँ, ये एक और भी बात है, और मौलाना एजाज कुरैशी की बातों पे अगर वो तवज्जो दें, जो कि मंडे के प्रोग्राम में ये इतनी अच्छी बातें बताते हैं, वॉक योर टॉक, कि जो कहें वो कर दिखाएं, और ये कैसे मुमकिन है, तो इस पे बड़ा मसला अच्छा प्रोग्राम करते हैं डॉक्टर साहब। तो आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं ये कह रहा था कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक में जो हम इसके मुख्तलिफ पहलू हैं उनकी भी बात करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा अहम बात जिस पर मैं डॉक्टर साहब आपके पास वापस आऊँगा वो ये है कि ख़ातून जो हैं, इनकी वाइफ, उन्होंने हमसे राब्ते की कोशिश की है। डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि उनकी ऑफशोर बंद कंपनियां कराने का तरीका ये है कि उनको दवा पिलाया जाए, जो बाबर साहब हैं, जो ये सारे कल्प्रिट हैं, जो ये काम गड़बड़ कर रहे हैं, जो नेक नदीम नहीं है। जबकि उनकी वाइफ ने हमसे राब्ता कि उन्होंने तो राब्ता ही नहीं किया, तो फिर उनको कैसे कैंडे में लाया जाए। ये हम बात करेंगे कि वो बंदा जो है वो तो काबू नहीं आ रहा, जिसका जहन जो है चिंपैंजी की तरह या जिसका जहन जो है एनिमलिस्टिक बिहेवियर्स की तरफ चल रहा है, तो उनकी बेचारी वाइफ जो है वो ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर रही हैं। तो अब उनका इलाज होगा तो कैसे होगा? राइट आफ्टर द ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है, और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन।
डॉक्टर साहब मसला ये है कि हम जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें उनके शौहर के हैं ये प्रॉब्लम, ख़ातून जो हैं उनकी वाइफ जो है जिन्होंने हमसे रब्ता किया है, मैं ये समझूंगा कि हमें उन साहब तक रसाई हासिल करनी चाहिए जिनका मसला है। असल में बात यह है कि वो कोई इलाज से बहुत ज़्यादा इनकारी नहीं है, बस लेकिन हम हैं चिकने गड़े, यानी जिस तरफ लगाएं उस तरफ लग पड़ते हैं, लेकिन अपने वो जो तौर तरीके हैं वो उसी पे रहते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे अगर आपके पास कोई डायबिटिक हो और वो किसी सूरत मीठे से परहेज़ ना करता हो, लेकिन अगर आप उन्हें मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाएं तो वो चले जाएं, लेकिन जब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ये ना करें और ये करें और वो ना करें और ये करें, तो वो वैसा कर नहीं पाते क्योंकि उनके जिस्म में बेकाबू किस्म के केमिकल्स हैं जो ज़ोर पकड़ते हैं तो सब कुछ बहा के ले जाते हैं। सो उन्होंने जिन डॉक्टरों को बताया वो बात दवा से नहीं शुरू करते, वो बात नसीहत से शुरू करते हैं, वो वाज से शुरू करते हैं, या फिर ख़ातून को कहते हैं कि मसलन अब आप इस बंदे से छुटकारा पा लें। डोंट यू थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन? इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि अगर उनको ये गुड ऑप्शन लगती तो वो फिर इस पे आगे चलती, लेकिन उन्होंने छुटकारा पाने की कुछ कोशिशें की लेकिन आखिरकार वो छुटकारा नहीं पा सकती। हम इस पे बताएंगे फिर आगे चल के कि ऐसा क्यों होता है कि ना आप पकड़ पाते हैं ना आप छोड़ पाते हैं। सो बात बड़ी सिंपल सी है कि सबसे पहले यह है कि वो ये नहीं होता कि वो बिल्कुल आते नहीं है या बिल्कुल कोई उनके अंदर बगावत का पहलू को हर वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो बिहाइंड द सीन ये सब कुछ करते हैं और छुपा भी नहीं पाते और इनकारी भी नहीं होते, कहते बस ये ऐसा हो गया। उसमें वो फिर ऐसे लगता है जैसे कोई बिगड़ा हुआ मासूम बच्चा हो। इसमें सर ये जो बाइपोलरिटी है उसमें एक्स्ट्रा वैकेंसी यानी एक्स्ट्रा वेगेंट होना वो तो इसके फीचर है बिल्कुल। हाँ फीचर है, लेकिन वो जो बाप है बिगड़ा हुआ बच्चा, तो वो खुद अपनी बीवी को कई दफ़ा कहते हैं कि तुम्हारी जगह मेरी माँ होती तो वो मुझे सुधारती, तो अब मेरी माँ तो है कोई नहीं तो तुम मुझे क्यों नहीं सुधारती। तो वो अपने आप को वो भी बच्चा ही समझता है। 16 साल की उम्र में तो माँ संभालेगी, तो फिर अगर 40 साल का बंदा हो, अभी 37-38 साल उनकी उम्र है, बीवी की उम्र 30 साल है, और जो मुझे आपने वो इनबॉक्स में दिखाया था उसमें लिखा हुआ है कि उनकी एक पहली शादी भी नाकाम हो चुकी है जिसमें बंदा बड़ा मजहबी इंतहा पसंद था और उस हवाले से उसने ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई थी, तो उन्होंने उससे खुला ले लिया था और ये उनकी दूसरी शादी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट शी इज परसिस्टिंग विद दिस मैरिज बिकॉज यू डोंट वांट द स्टिग्मा टू रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड कि लोग कहें कि इस लड़की में ही कोई मसला है जो ये से बार बार यानी तलाक लेना पड़ती है। फिर और भी मसले होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक जगह मैं ये पढ़ के हैरान हो गया कि उन्होंने मुख्तलिफ जो उलमा हैं उनसे उनको वाज़ो नसीहत के लिए वो स्काइप पे सेशन भी बुक करती हैं कि किसी आलिम दीन को बुलाया और उनके साथ बिठा के तो उनको कहते कि इनको आप नसीहत फरमाएं और इनको ये करें। लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो उनके जिस्म के अंदर, उनके ब्लड के अंदर जो केमिकल्स हैं जो बिल्कुल बेकाबू हैं, वो उनको किसी कायदे कानून के अंदर आने नहीं देते। सो आपने जो सवाल किया कि फिर वो ख़ातून करें तो क्या करें, क्योंकि वो ये मशवरा नहीं मान सकती कि वो उनको छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा छोड़ के देखा है या ख़ुद उनसे नहीं रहा जाता या खामद फिर उनको मना लेते हैं चक्कर में। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि द मैन हैज़ नॉट अप्रोच्ड अस, द जेंटलमैन हु हैज़ द प्रॉब्लम। नाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम ख़ातून को ऐसा ताकतवर बनाएं, ऐसा कुछ आइडिया दें कि वो बंदे अपने को ठीक कर सकें? देखिए, ये इसको हम इनडायरेक्ट काउंसलिंग कहते हैं कि जो अफेक्टेड पार्टी है वो हमारे पास आई है और जो परपिट्रेटर है वो जो है हमारे पास नहीं आया। तो अफेक्टेड पार्टी कुछ गलतियां कर रही है या कर रही थी, तो हम अगर उनकी गलतियों को सुधार दें तो उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है। और जैसा कि वो कोई बहुत रिबेलियस नहीं है, वो भी आ सकते हैं काउंसलिंग में या इलाज में। मामला वहाँ गड़बड़ होता है जहाँ उनको जो हदायत दी जाएंगी या कोई दवाएं दी जाएंगी उससे वो बिदकेंगे, क्योंकि
ना सिर्फ उनको एडिक्शंस हैं बल्कि उनका एक हल्का अहबाब भी तो है जो उनको इस चीज़ में से निकलने नहीं देता। और जब भी वो निकलने की कोशिश करते हैं तो जो ड्रग्स की एडिक्शन में उसमें तो बंदा ही ड्रग की तरफ जाता है, लेकिन जो इंसानों की एडिक्शन होती है या ख़वातीन की एडिक्शन मर्दों को होती है, वहाँ तो कभी कभी खातून भी तो वापस जो है अल्योर कर सकती है। और खातून के लिए मेरा एक कंसर्न मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जिन्होंने इतनी सफरिंग और इतना बिट्रेयल ओवर एंड ओवर अगेन देखा है, और जो एक फाउंडेशन होती है शादी की जो कि ट्रस्ट है वो इतनी दफ़ा शैटर हो चुका है, तो इज़ इट अ बेटर ऑप्शन कि वो ये पूरा उनका जर्नी जो है उसका वेट करें कि वो ड्रग एडिक्शन और अपने बाइपोलर में से निकलें और फिर एक नया स्टार्ट लें, या ये बेहतर है कि वो अपनी लाइफ के लिए कुछ थोड़ी स्ट्रॉन्ग होके तो मूव ऑन करने की कोशिश करें? देखिए, मूव ऑन होना ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। पहले वो एक शादी नाकाम हुई तो फिर ये शादी में आई, इसमें मसाइल हैं पर उस किस्म के नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट मसाइल हैं। पहला खामद कहता था कि अपने देवर से भी पर्दा करो, अपने जेठ से भी पर्दा करो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिससे उनका दम घुटता था, और उन्होंने फिर वापस जो है अपनी ज़िंदगी को मैके में ला के एडजस्ट किया खुला के बाद, और फिर नए सिरे से वो ये इसमें गई। सवाल एक बुनियादी है जो जिसके वजह से मैं चाहूँगा कि आपको मैं जवाब फौरी दे दूँ। सवाल ये है कि क्या वो बीमार हैं या बिगड़े हुए हैं। अगर वो बीमार हैं तो क्या कदम उठाना चाहिए बीवी को, और अगर वो बिगड़े हुए हैं तो क्या कदम उठाना चाहिए? सर कंडीशन नहीं होंगे, बीमार लोग बिगड़ नहीं जाते हैं या बिगड़े लोग बीमार नहीं हो जाते? देखिए, बिगाड़ खाली एक और चीज़ है, और बीमार होना और साथ बिगाड़ होना एक दूसरी सूरत हाल है। दीगर सरकमस्टांसिस पे भी नज़र रखें, वो अनारकली हैं, यानी सारी ख़वातीन अनारकलियाँ होती हैं। और शहज़ादा सलीम एक दफ़ा आया तो अनारकली सामने खड़ी थी और शहज़ादा सलीम के हाथ में 2 कबूतर थे, तो उसने कहा ये ज़रा पकड़ना, तो कबूतर पकड़ के तो खड़ा के तो शहज़ादा सलीम इधर उधर हो गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने देखा कि अनारकली के हाथ में कबूतर एक है, तो उसने कहा कि दूसरा किधर गया, तो उसने कहा कि वो उड़ गया। तो शहज़ादा सलीम बोलता है कैसे, तो उसने दूसरा छोड़ के बोला ऐसे। तो ये इस तरह की भी चीज़ें हैं, सादगियाँ हैं, मासूमियत है, और वो फिर जो थोड़ा लाड प्यार करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये भी चीज़ होती है कि वो मोहब्बत के दरिया बहा देते हैं, यानी वो इस तरह दिल पिघलता है इंसान के फिर वो बिल्कुल रुक नहीं सकता। तो जब मेरे पास कोई ख़ातून इस किस्म के मसले में आती है तो मैं उसको पूछ लेता हूँ कि क्या आपने ऐसा तो नहीं करना कि आज आप ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं उस बंदे के साथ और नेक्स्ट वीक आप आके कहेंगी कि नहीं मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, और फिर 1 महीने बाद आप कहेंगी कि नहीं मैं रहना चाहती हूँ। आपके पास भी ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, तो क्या क्या होता है नुक्ता नज़र ख़वातीन का, नहीं मैं नहीं रह सकती? सर वो एक टाइम पर ये हो रहा होता है कि ये हमारा इसको इस प्रॉब्लम से निकालना है और मैं हमेशा इसकी हेल्प करूँगी, एंड दूसरे लम्हे कि इट्स इनफ एंड आई कैन नॉट लिव विद यू, इस तरह से। एंड बाज़ औक़ात तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास आते हैं कि मैंने इसके साथ रहना नहीं है बट आप इसको ठीक करते हैं। जब ठीक हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी। एग्जैक्टली। तो बंदा पूछता है कि जब ये ठीक हो जाएगा तो आप छोड़ क्यों देंगी, और अगर आपने छोड़ ही देना है तो फिर अर्ली दी बेटर। बताएं कि एक दफ़ा रिलेशनशिप इस तरह सबोताज हो जाए तो क्या दोबारा वो कोई हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है? ऑलवेज चीज़ें जो है वो जब बिगड़ सकती हैं तो फिर आप उन्हें दुरुस्त भी कर सकते हैं। ये तो रिपेयर का प्रोसेस तो देखना पड़ता है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, फिर नदीम भाई आपको। वो अल्लाह खैर करे। सर वो जापानीज़ जो है ना, वो जब उनका कोई बड़ा उनको वैज़ या कोई ऐसी चीज़ पसंद होती है और वो टूट जाती है, बट दे लव इट, सो दे डोंट थ्रो इट आउट ऑफ द हाउस। व्हाट दे डू इज़ दे अगेन मेंड इट, और उसको मेंड जो करते हैं जैसे कोई बड़ी गोल्डन चीज़ से या कुछ ऐसी चीज़ से मेंड करके उसको बहुत ही किसी नुमाया जगह पे रख देते हैं और बड़ा खूबसूरत लगने लगती हैं वो चीज़ें। मैं आपको बताऊं कि जिन चीज़ों को जैसे आसार कदीमा होते हैं तो आप उन्हें थ्रो अवे क्यों नहीं कर देते, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत ढेर सा रुपया पैसा खर्च करके तो आप उसकी शानदार जो रेस्टोरेशन करते हैं, तो इंसानों को ये भी बहुत अच्छा लगता है।
हमारा जो मरी क्लिनिक है, सदाकत क्लिनिक मरी में, तो वो एक पुराने अंग्रेज़ लॉर्ड की कोठी थी जो कि कोई शायद 200 साल पहले का बना हुआ था और फिर वीरान पड़ा हुआ था, और जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने हमारे हाथ बेच दी। तो ऐसे ही मुझे शौक़ हुआ, मैंने बलालगंज से पुरानी चीज़ें ख़रीद के, बिजली के स्विच पुराने टाइप के, तो उसको पुरानी शक्ल में बहाल किया और बड़ा वो खूबसूरत निखर के बन गया। तो मुझे बड़ा वो अच्छा लगे। आखिर एक दिन फिर हमने उसे गिरा के तो नई बिल्डिंग भी उसकी जगह बनाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपेयर है ये दिल की भी हो जाती है। सर रिजेंटमेंट्स का क्या होता है? जो वाइफ जिसका कोई फॉल्ट नहीं है उसकी रिजेंटमेंट्स तो रहेंगी ना, वो कैसे हील होंगी? हाँ, जब रिजेंटमेंट्स होंगी तो रिजेंटमेंट का होता है रीसेंटमेंट, यानी आप एक ही बात को दिमाग में दोहराते रहते हैं कि ऐसा किया क्यों, इसने ऐसा किया क्यों। तो जब हम इस साइकिल को कहीं ब्रेक कर देते हैं कि जो हो गया सो हो गया, और अगर हम एडवर्सिटी पे काबू पा लेते हैं तो हम पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं। यानी जो खातून अपने खामद को सुधार सकती है तो वो खातून सुधारने के बाद पहले जैसी तो नहीं रहेगी, वो तो एक ताकतवर खातून बन जाएगी। और ये भी नहीं कि खामद सुधरते नहीं, बशर लुकमान के अलावा सारे खामद सुधरते हैं। मतलब ये कुछ बंदे होते हैं जो ना सुधरने वाले हैं, जिस तरह ये जैसे मैंने नाम लिया मुबशर लुकमान हो गए, इस तरह की कुछ और हस्तियाँ हैं जो कि नहीं सुधर के देती हैं, लेकिन कोशिश आप कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। खैर वो उस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। सरेदस्त जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि खातून जो है अगर तो अपने खामद को सुधारना चाहती हैं तो मैं ऐसे मौक़ों पे ये कहता होता हूँ कि देखिए आप जिस मसले में फंस गई हैं मुझे उसका बड़ा अफसोस है, और अगर आप छोड़ सकती होती तो मेरा ख्याल है आपने छोड़ दिया होता। मुझे लगता है कि आप छोड़ नहीं सकती, और बेहतर ये है कि अब आप एक फ़ैसला कर लें, एक फ़ैसला कर लें। और मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा अगर आप समझ लें कि आपके हाथ में अगर अलादीन का चिराग लग जाए तो आप क्या तब्दीली लाना चाहेंगी या क्या तब्दीलियाँ लाना चाहेंगी अपने खामद में। तो टू दी पॉइंट 2-3 चीज़ें मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आप क्या करना चाहेंगी। अलादीन के चिराग का सुन के उनके चेहरे पे काफ़ी उम्मीद की जो एक किरण नज़र आती है मुझे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये अलादीन का चिराग थोड़ा स्लो है, मतलब ये कोई बहुत जल्दी फौरी नताइज नहीं निकलेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी जो है वो टर्न अराउंड होगी। और इसमें आप फ़ैसला कर लें कि आपने छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, पकड़ना है तो पकड़ लीजिए। तो फिर ख़वातीन मुझे बताती हैं कि उनकी सहेलियां भी उनको ये मशवरा देती हैं कि बहुत बुरा है तो तुम उसको छोड़ दो। तो मैं पूछता हूँ कि फिर आप क्या कहती हैं? कहती हैं कि फिर मैं कहती हूँ कि छोड़ नहीं सकती ना, बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो मैं छोड़ नहीं सकती, इन बच्चों का क्या होगा। तो फिर मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि तुम फिर ना छोड़ो, फिर तुम रहो। तो फिर वो कहती हैं कि रह नहीं ना सकती मैं, क्योंकि वो मुझे तंग बहुत करते हैं, मुझे ये तकलीफ़ होती है, मुझे वो तकलीफ़ होती है, वो मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं जब उनको मना करती हूँ तो फिर वो मुझे ख़र्चा तंग कर देते हैं, फिर वो ये कर देते हैं। तो मैंने कहा फिर सहेलियाँ कहती हैं कि तुम छोड़ दो। तो मैं कहती हूँ छोड़ नहीं ना सकती, फिर छोड़ दूँगी तो रुपया पैसा कहाँ से आएगा, स्टेटस जो है, ज़िंदगी में गाड़ी है, घर है, दीगर चीज़ें हैं। तो फिर सहेलियाँ कहती हैं फिर रहो ना। तो अमूमन जो आती हैं ख़वातीन उनको मैं पहले ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि छोड़ना है तो छोड़ दो, पकड़ना है तो पकड़ लो। छोड़ दो तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं, और पकड़ लो तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। जी, इसमें भी वाइफ्स को मुश्किल होती है डिसीजन लेने में कि रहने, और उसमें भी वो कंफ्यूज होती है, और वो कई दफ़ा चाह रहे होते हैं कि काउंसलर्स हमें हेल्प करें कि हमें रहने या नहीं रहने। मतलब वो ये जो सवाल है ना, ये बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि छोड़ने के रहने है, पर इसका जवाब बड़ा सिंपल, बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं कि हम जब मैरिटल रिलेशनशिप में जाते हैं या स्पाउसल रिलेशनशिप में जाते हैं, और अगर हमने ये सोच रखा है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमें खुशी देगा, तो आपको फिर कोई झटका लगेगा।
आप जब जाते हैं ब्याह के रिश्ते में तो आपको अपनी बुनियादी खुशी का बंदोबस्त खुद करना होगा, और जो लाइफ पार्टनर से खुशी मिलेगी वो आप मलाई समझे, वो बोनस समझे। अगर आप खुशियों से महरूम हैं, अगर आप दुखी हैं तो कभी शादी में ना जाएं। अगर आपके पास खुशियां हैं और कुछ फालतू खुशियां हैं तो फिर आप शादी के रिश्ते में जाएं, और अपनी खुशियों का दारोमदार हमेशा अपनी ज़ात पर रखें। और खामद अगर आपको निहत्ता करने की कोशिश करता है, आपको आपकी खुशियों से महरूम करने की कोशिश करता है, आपको कहता है कि अब आपकी कोई सहेली नहीं होगी, अब आपका कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, बस मैं जो हूँ, तो ऐसी बात नहीं मानते। सर मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, आप प्लीज़। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं, आपका भी सवाल है, नदीम नूर साहब का भी सवाल है, मगर जहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ सर, वो मैं इस मोड़ पे ले रहा हूँ ब्रेक कि जब आपने बीवी के लिए ये सारी बातें कह दी कि उनको उनका खामिद निहत्ता कर रहा है, और जब मैरिटल रिलेशनशिप में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि अपनी खुशियों का दारोमदार अपने साथ रखें, अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा तवक्कुआत न वाबस्ता करें। तो इनके शौहर भी तो यही कर रहे हैं, वो अपनी खुशियों का सारा बंदोबस्त खुद कर रहे हैं, इनके साथ तो कुछ कर ही नहीं रहे। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर सदाकत के पास आएंगे और यही बात करेंगे। ये जो वर्किंग ऑन मी फर्स्ट है, इससे आपके मसाइल फौरी तौर पर सुलझने लगते हैं। और जब आपको एक इंसान को बदलने का तजर्बा हो जाता है, यानी आपको ख़ुद को बदलने का तजर्बा हो जाता है और आप खुद को पहले से अच्छा बना लेते हैं, तो फिर आपको दूसरे पर भी काम करने में आसानी होती है और आप दूसरे को बदलने में भी कामयाब हो जाते हैं। हम क्विक फिक्स पे बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि जो क्विक फिक्स होता है, जिसे हम उर्दू में जुगाड़ कहते हैं, वो ज़्यादा देर काम नहीं करता। जो मुश्किल बंदों से बात है, ये सीखना पड़ती है। इसके लिए ना सिर्फ असर्टिवनेस सीखने की ज़रूरत है, बल्कि क्रूशल कन्वर्सेशन सीखने की ज़रूरत है कि कैसे सबसे पहले हम भड़के हुए जज्बात को ठंडा अगर कर दें तो फिर हमें बात करने में कुछ आसानियाँ होने लगती हैं। काउंसलिंग से मुराद ये है रोशनी करना, ताकि दूसरा खुद आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। जब हमें अपने आप को मनाना पड़ता है और हम मान कर नहीं देते, तो इसका मतलब है हमारी मर्जी बीमार है। हमारी भी एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उस मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ आइन होना चाहिए हमारा। तो फिर हमें हर वक्त हर लम्हा सोच विचार नहीं करनी पड़ेगी, हमारा आइन हमें रहनुमाई दे रहा होगा और हम एक नदी की तरह बहते हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे रवां दमा होंगे। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से सवालात यहाँ पे उभर रहे हैं हमारे शुरका के जहन में, और लगता है कि टॉपिक जो है दिल के करीब है। डॉक्टर साहब, मैं वो ये बात कर रहा था कि आपने कहा कि अपनी खुशियों का बंदोबस्त खुद करें, तो बंदा उन्होंने दा जड़ा है वो तो अपनी खुशियाँ का बंदोबस्त आप ही कर रहे हैं। देखिए, अपनी खुशियों का बंदोबस्त खुद करने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को तकलीफ हो। देखिए, जमहूरियत जो है उसका मतलब ये है कि मुझे आज़ादी है जब तक कि मेरी आज़ादी किसी को तकलीफ़ नहीं देती। इसी तरह अपनी खुशियों का बंदोबस्त करना कि जिससे दूसरों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और कायदे कानून के अंदर रह के आप जो काम करते हैं, वो जो मैं कह रहा था कि ख़ास तौर पर ख़वातीन व हज़रात दोनों ही सोचते हैं कि उनकी बीवी या खामद उनकी खुशियों का ज़िम्मेदार है। तो यही सवाल मैं करने लगी थी कि हमारे यहाँ तो परसेप्शन ही ये है कि जब शादी हो जाए तो फिर खुशियाँ जो हैं वो बच्चों और हस्बैंड से ही है। ट्रू, मतलब दिस इज़ द परसेप्शन हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी सोसाइटी में कि अब शादी होगी और अब मेरी ज़िंदगी बीवी और बच्चे ही। व्हाट अबाउट, आप एक बहुत यूनिक आइडिया दे रहे हैं। नहीं, तो वो तो शादी के मौके पे कहा भी जाता है लड़की को कि इस लड़की को खुश रखना, तो लड़का हामी भी भर लेता है ये सोच के कि हाँ कोई मसला नहीं, बस आज का दिन। तो ये वो इस तरह की बात कहता, आप फिक्र ही ना करें, आप हौसला ही ना रखें। वो जो कॉलोनियल कज़न वाली बातें हैं, वो कहते हैं आप फिक्र ही ना करें, कल सवेर से आप देख लेंगे बाँ हो जाएगी। तो मतलब ये कहने का है कि लड़कियों को या लड़कों को, दोनों को, चूँकि इंसान है तो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ और जो खुशी है ये अल्टीमेटली तो हमारे जिस्म के कीमियावी बैलेंस पे डिपेंड करती है। यानी अगर कोई अपनी नींद का पूरा ख्याल रखता है और अपना एक्सरसाइज करता है, खाने पीने में एतदाल को पॉलिसी रखता है और गुस्से से, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बंदा एक बुनियादी खुशी पा लेता है।
चाहे उसको दुनिया की बहुत ज़्यादा आसाइशें हासिल ना भी हों। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो खातून आती हैं तो सबसे पहले मुझे सिर्फ ये असेस करना होता है कि ये अगले हफ्ते फिर ये तो नहीं कहेंगी कि मैंने नहीं बसना, और फिर मैं इसको इस पे मनाने की कोशिश करूँगा कि नहीं तुम बस जाओ। तो जो ये खेल खेलती हैं सी-सॉ वाला, तो मैं कहता हूँ कि नो, पहले आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। और उसके लिए मैं उनको एक मिसाल से समझाता हूँ कि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि या तो 100 प्याज खा लें या फिर 100 जूते खा लें, दोनों ना खा लें। आपको पता है वो एक बंदे को बादशाह ने सज़ा दी, उन्होंने कहा कि देखो तुमने बहुत बड़ी गलती की है तो तुम्हें मैं सज़ा देता हूँ कि या तुम 100 प्याज खा लो तो या तुम 100 जूते खा लो। तो उस बंदे ने कहा कि जूते खाना तो बहुत मुश्किल है, प्याज तो बहरहाल खाने वाली चीज़ है तो मैं खा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा प्याज मंगाओ, तो उसने प्याज खाई एक दो, तो फिर उसकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हुए। उसने कहा कि प्याज का खाने का तो तजर्बा नहीं, जूते तो मैं बहुत खाता रहा हूँ, तो मैं जूते खाऊँगा। तो जूते का बंदोबस्त किया गया और 2-3 जूते पड़े, तो मैंने कहा कि नहीं ये तो बहुत टफ़ है, ऐसा करता हूँ कि मैं 100 प्याज खा लेता हूँ। फिर उसने कहा कि आज तो इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं कल खाऊंगा। तो करते करते कुछ दिनों में उनके 100 प्याज और 100 जूते पूरे हो गए। मतलब इस प्रॉब्लम पे कोई आसान सलूशन नहीं है। नहीं, आसान सलूशन, यू हैव टू डिसाइड। आसान सलूशन जो है हम आगे चल के देंगे, लेकिन पहला ये तय करना है कि 100 प्याज खाने हैं कि 100 जूते खाने हैं। तो मैं ख़वातीन को अमूमन कहता हूँ कि जूते ना खाए, प्याज तो बहरहाल खाने वाली चीज़ है। मतलब वही एक बुनियादी है कि भाई प्याज के ऊपर रहें, फिर प्याज को तड़का लगा लें, अगर प्याज को यूं कर लें, प्याज को बॉयल कर लें या कुछ कर लें, तो फिर उससे मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चलने शुरू होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अनारकली को मशवरा दूंगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपको दीवार में ना चुना दिया जाए, क्योंकि ऐसे हस्बैंड जो बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं ये बादशाह लोग होते हैं, खुशी में आए तो मुंह मोतियों से भर देते हैं, यही एक प्रॉब्लम है, इसलिए ख़वातीन छोड़ती नहीं है। और अगर गुस्से में आए या बदमाली पे आए तो ये फिर दीवार में चुनवा देते हैं। तो मसला थोड़ा समझदारी से ही हल करना पड़ेगा, लेकिन पहली बात यह है कि वो तय कर लें कि उन्होंने रहना है। अगर वो रहने का फ़ैसला कर लेती हैं तो फिर रहना चूँकि बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एक लाइहा अमल उनको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है और जो कुछ भी वो करते हैं वो बीमारी का शाखसाना है। और अगर वो रहने का फ़ैसला करती हैं, चाहे वो बच्चों की वजह से करती हैं, चाहे वो लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से करती हैं, और चाहे वो उनकी ख़ानदानी हिस्ट्री की वजह से करती हैं, क्योंकि बीच में एक जगह लिखा हुआ था कि उनके वालिद ने भी सारी ज़िंदगी अपने बीवी के साथ यही सलूक किया, और इनके 5 बच्चे हैं तो वालिद के 10 थे, और 10 बच्चों में से जितने बहन भाई हैं उनके यही मसाइल हैं, या ख़ुदकुशी या नशे या कुछ और इस तरह के मामले। तो मेरा दिल चाहता है कि पूछूं कि उनके वालिद साहब क्या करते थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि बताया उन्होंने कि 10 बच्चे थे तो यही करते थे, यही करते। सर वो मैं नदीम साहब को मौका दूंगा, मगर महकमा बहबूद आबादी में एक साहब थे, कोई कर्नल साहब थे या जो भी थे, तो वो तकरीर कर रहे थे कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो उन्होंने कहा कर्नल साहब आपके तो अपने माशाल्लाह 8 बच्चे के, तो मैं ये तो 10 रहा, उन्हें तो 2 ही अच्छे निकले थे। जी नदीम भाई। सर इसी उधेड़बुन का जो है शिकार बहुत ज़्यादा मरीज़ों के घर वाले भी होते हैं। इस रोग को हम रोग भी कहा जाता है, कोडिपेंडेंसी कहा जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे जो वाइफ्स हैं, बेगमात हैं पेशेंट्स की, वो रिजेंटफुल भी रहती हैं, तकलीफ़ में भी रहती हैं, बेचारी रोगी हो जाती हैं। लेकिन इस मौजू पर हम कुछ देर के बाद आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे। मेरे ज़हन में आप सबकी गुफ्तगू सुनने के बाद ये ख़्याल पैदा हो रहा था कि जैसे मरीज़ की बेगम साहबा को बताया जा रहा है और आगे भी उनको बताया जाएगा, उनके ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियाँ लगाई जाएंगी, तो क्या पेशेंट की रिकवरी और रिक्लेमेशन में, यानी उन्हें चुंगल से निकाल लेने में इन बीमारियों के और बुरे रवैयों के, फैमिली मेम्बर्स और उनकी बेगम साहबा की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, या ये मामला उसी तरह है जैसे कुछ बीमारियों में मरीज़ खुद चल के डॉक्टर तक जाता है, उसे एक नुस्खा लिख दिया जाता है, वो दवाई खा लेता है और फिर सारे हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपकी बातों से तो लगता है कि
ऐसी बीमारियों के इलाज में फैमिली मेम्बर्स का भी एक डेफिनेटिव रोल है? देखिए, डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स मिलजुल के ये सूरत हाल संभाल सकते हैं, क्योंकि जब फैमिली मेम्बर्स उनको कहते हैं कि किसी मौलाना की तकरीर आप सुन लें तो वो स्काइप पे बैठ के सुन लेते हैं। जब बड़े भाई कहते हैं कि नमाज़ पढ़ लो तो वो शुरू हो जाते हैं। जब बीवी कहती है कि किसी डॉक्टर के पास चलो तो वो चले जाते हैं। असल बात यह है कि वो ज़बानी जमा खर्च में ठीक हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई तब्दीली ला के नहीं देते। तो या तो तब्दीली का कोई ठोस मंसूबा होना चाहिए, या इस पे फिर कोई गाना होना चाहिए, ये रोक सको तो रोक लो। तो फिर अगर ये मैं अभी दुआ ही कर रहा था कि ये ना हो के हो गया। अच्छा, अब उसमें तो मंसूबा होना चाहिए ना कोई। तो खातून अगर मेरा मशवरा सुनती हैं तो पहली बात तो ये है कि बसने का मंसूबा बना लें और जहन में एक डायरेक्शन रखें, क्योंकि इंसान का जहन जब एक डायरेक्शन में चलता है तो वो उसके मंजिल पे पहुंचने के इम्कानात कहीं ज़्यादा होते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मदद दे सकती हैं, जैसे मोटिवेशन ऊपर होना, जैसे स्किल्स बहुत ज़्यादा होना, दूसरे लोगों का ताउन होना जो फैमिली मेम्बर हैं या फैमिली से बाहर हैं जो माहिरीन हैं, कोई मेंटोर होना जो कि वो हमें चुनना चाह रही हैं, या फिर रोज़ाना का नफ़ा नुकसान और प्रोग्रेस को चेक करना है, इन्वेंट्री चेक करना। फिर अपने माहौल में नॉन लिविंग चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल करना। नॉन लिविंग चीज़ों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल है, एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि मदद करती हैं, आपको ऑन ट्रैक रखती हैं। आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों ऐसी वीडियोस होंगी जहां उनके लिए काबिल कदर एडवाइस हो सकती है। 100 वीडियोस तो मेरी हैं मियाँ बीवी के बारे में, और लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं और फीडबैक देते हैं तो अच्छा महसूस होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कोई बुनियादी रूल्स समझ लें कि उन्होंने करना क्या है। एक रूल है कि उन्होंने अब अपने खामद को ये धमकी नहीं देनी कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, ना ही चंद दिन के लिए छोड़ के जाना है, ना ही इस धमकी को रोज़ाना दोहराते रहना। दूसरी बात वह कि उन्होंने नहीं पता करना कि वो एक औरत है कि दो हैं कि चार हैं, कि वो कितनी हैं, और उनका पीछा करके उनका हदूद अरबा, उनका जोग्राफिया तारीख़ नहीं पता करते रहना। ना ही उन ख़वातीन से बराह रास्त कोई तबादला ख्याल करना है जो उन हज़रत के साथ ये गुलछड़े उड़ाती हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में या कहीं दूसरी किसी जगह जाके। तो अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में ज़ाया नहीं करना। एक और बात ये कि उन्होंने गुस्सा नहीं करना, अपने खामद की बेइज्जती नहीं करनी, क्योंकि किसी भी मरीज़ की बेइज्जती करें तो इसकी शफा नहीं होगी, क्योंकि वो बीमार हैं तो बेइज्जती नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने गारंटेड करनी है कि उन्होंने वहीं रहना है इस घर में बीवी के तौर पर, और अपनी कफ़ालत को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि वो अपने खामद के ज़ेरे कफ़ालत रहें, उनके बच्चे खामद के ज़ेरे कफ़ालत रहें, तो इससे काफ़ी उनकी ज़िंदगी में कंफर्ट लेवल बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी वो कोई चीज़ देखें खामद में इस किस्म की जो कि प्रोमिस्क्विटी के ज़ुमरे में आती है, या अडल्ट्री या चीटिंग के ज़ुमरे में आती है, या ड्रग्स या वर्कोहलिज्म के ज़ुमरे में आती है, जब भी कोई चीज़ देखें तो खामद को बता दें कि उन्होंने ये चीज़ देखी है, जिसमें 20 सेकंड लगने चाहिए, और साथ ही उन्हें चाहिए खामद को बता दें कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है, और साथ ही इस उम्मीद का इजहार करें कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि उनका खामद इलाज के अंदर आ जाए और अपने लिए मदद हासिल करे। 3 चीज़ें कि ये आपका बिहेवियर बहुत काबिल एतराज़ है, इस बिहेवियर से मैं रोगी हो गई हूँ, इस बिहेवियर से मुझे दुख लगता है, इससे मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, और कुछ फ़िक्रें बना लें जो अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए वो कहें। और फिर साथ इस उम्मीद का इजहार करें कि मैं चाहूँगी कि आप अपने लिए मुनासिब तिब्बी मदद हासिल करें, क्योंकि ये बीमारी का मामला है। और हकीकत में ये जो मर्द दूसरी औरतों के पीछे भागते हैं अपनी बीवी के होने के बावजूद, ये एक बीमारी का मामला होता है, क्योंकि
वैसे ज़िंदगी में एक अच्छा रिलेशनशिप जब बीवी के साथ होता है और एक बीवी होती है, तो किसी मर्द की ज़रूरियात इतनी नहीं होती कि वो इधर उधर गुलछड़े अड़ाए और उसके बगैर उसका गुजारा ना हो। और ये ज़्यादातर समझा जाता है कि सेक्स वो वाहिद रीज़न है जिसके वजह से बंदे ख़राब होके बाहर फिरते हैं। तो आई एम हियर टू टेल यू कि ये साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि सेक्स का इसमें कोई अमल दखल नहीं। ये तो या बंदे में कोई बीमारी है या उनके रिलेशनशिप में कोई बीमारी है। सो कफ़ालत को बरकरार रखें, बेइज्जती मत करें। दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहें 1 मिनट के लिए हक सच की आवाज़ बुलंद कर दें कि ये मैंने देखा है, ये चीज़ हुई है, ये ठीक नहीं है, इससे मुझे तकलीफ़ होती है। और आप तवक्को रखती हैं कि वो अपने लिए मदद हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कीमती है, उनके अपने लिए कीमती है, उनके बच्चों के लिए कीमती है और हर एक के लिए कीमती है। तो ये एक बात वो साथ साथ करती रहें। एक और चीज़ ये है कि ऐसी जगहों से मशवरे कभी भी ना मांगें कि जो एक्सपर्ट्स नहीं है, जैसे सहेलियाँ, जैसे माँ बाप, जैसे अजीज़ व अकारब, और उनके साथ इस मसले को डिस्कस करके तो मुख्तलिफ कॉन्ट्राडिक्टिंग मशवरों में पढ़ के उनको बहुत बेचैनी होगी। एक बात और भी यह है कि जासूसी ना करें, पुलिसिंग ना करें, क्योंकि 4 टांगों वाली चीज़ को तो बांधा जा सकता है लेकिन 2 टांगों वाली चीज़ को बांधना मुश्किल होता है। इनफिडेलिटी है, चाहे कोई बंदा बाहर जाके 10 औरतों से करता है या एक औरत से करता है, या टीवी पे किसी न्यूज़ कास्टर को इसलिए देखता है कि वो बहुत अच्छी लगती है और ख़बरें सुनने के बहाने उधर नज़र रखता है और टीवी से नजरें, बातें ना करें। चले मैं ये छोड़ देता हूँ। इनफिडेलिटी है जब आपकी बीवी पास बैठी हो और आप स्मार्टफोन पे मगन हो, तो ये भी इनफिडेलिटी है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और आपकी बीवी आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ एंगल से जाके खड़ी हो जाती है कि एक नज़र इधर भी, ए खाना बरअंदाज़े चलम, कुछ तो इधर भी, तो ये जो सब चीज़ें हैं कि जब आप अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देते, अपने कारोबार को तवज्जो देते हैं, तो ये भी इनफिडेलिटी है। जब आप कारोबार से फ़ारिग होने के बाद घर सीधा नहीं आते, बीवी बच्चों के पास और दोस्तों और पार्टी में चले जाते हैं, तो ये भी इनफिडेलिटी है। तो इनफिडेलिटी है, उसको एक ही तरह ट्रीट करें। और ये जो 100 प्याज खाने का जो मैंने मनसूबा बताया है, तो इनको कड़वाहट समेत और रंजिश समेत जो जितने प्याज खाते रहेंगी, आखिर 100 प्याज होने पे सज़ा पूरी हो जाएगी और उनका खामद जो है वो सुधर के देगा और अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर बना लेगा इलाज मुआलजे में आने के बाद। अब इसमें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। ऐसे मौके पे ख़वातीन ज़बान से या बॉडी लैंग्वेज से या किसी तरह खामद को इंदिया देती हैं कि वो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो उनको खामद से घिन आती है और उसको खाना ऐसे पकड़ाती हैं और उनके साथ रवैया जो है उनका ऐसे होता है जो और भी खामद को बाहर की तरफ पुश करता है। तो एक सवाल उभरता है कि जो मियाँ बीवी के कुर्बत के लम्हात है उसमें खातून क्या करे। उसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर ख़ातून को वाकई घिन आती है या कोई ऐसा मसला होता है तो वो पोलाइटली खामद को बता दें कि जब तक वो अपने इलाज के ज़रिए दुरुस्त होकर अच्छी ज़िंदगी की तरफ नहीं आती तो तब तक मैं इस मामले में इज्तनाब बरतना चाहूँगी और मजबूर ना किया जाए और बग़ैर जिस्मानी ताल्लुकात के वो बीवी के तौर पर अपने खामद और बच्चों की खिदमत करती रहें और उनको कोई अखलाकी मामला या किसी तरह से भी कोई मजबूर नहीं कर सकता कि ऐसे खामद के साथ वो तावन करें। लेकिन अगर ऐसा मसला उनके साथ नहीं है और वो अपनी ज़ाती ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए या अखलाकी तौर पर ये खदमात अपने खामद को देना चाहती हैं तो उसमें भी कोई हरज नहीं। हैविंग सेड दैट कि ये सब कुछ करें और गुस्से में ना आएँ, अपने आप को ट्यून अप कर लें और टनल के आखिर में रोशनी को देखें कि उनके खामद जो हैं वो इलाज मुआलजे में आने के लिए तैयार हैं। मामला सिर्फ ये है कि वो फिसल जाते। जब वो इलाज मुआलजे में आने के लिए तैयार हों तो मेरा मशवरा ये है कि उनको
उनके अंदर तड़प पैदा होने का थोड़ा इंतज़ार करें। जैसे ये ख़ातून तड़प के आई हैं, सर के बल आई हैं, तो जब इनका हस्बैंड भी तड़प के आएगा और सर के बल आएगा, वो जो मैंने कहा आपने बाबर नाम उनका रख दिया, असल में उनका नाम मुबशर लुकमान ही था, तो आप समझ जाए, तो उसको याद कराती रहें कि मुबशर लुकमान तुम सुधर जाओ तो अच्छा है। तो आखिरकार नाम इतना ज़बरदस्त है, मुबशर अच्छी बशारत देते हैं और लुकमान हकीम वाला नाम है, मगर फिर भी इंसान जो है वो गलती का पुतला है। सुधारा जा सकता है ऐसे लोगों को जिनका नाम भी मुबशर लुकमान हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को सुधारा नहीं जा सकता। नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत नेक होनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसे लोगों को भी सुधार सकते हैं हिकमत अमली से। हम एक अगर ब्रेक लें और ब्रेक में मंसूबा बंदी करें कि सुधारना कैसे, और फिर पलट के आएँ। और मैं यहाँ पे जाते हुए ब्रेक पे एक बात कहूँगा कि ये डॉक्टर साहब ने जैसी अच्छी बीवी का जिक्र किया है, ये भी इस पे भी एक प्रोग्राम करेंगे कि ऐसी अच्छी बीवियाँ कहाँ हों, क्योंकि जो है खामिंद कई दफ़ा यूँ कहते हैं कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि ऐसी दो नहीं बल्कि दो चार होनी चाहिए। पलट के आते हैं ब्रेक के बाद। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। बच्चों के लिए और मियाँ बीवी की खुशहाली के लिए, और अगर ताल्लुकात बिगड़ जाएं तो कितना इसमें गड़बड़ घोटाला हो जाता है। डॉक्टर साहब, सवालात जो हैं आपके इर्द गिर्द से उभर के आ रहे हैं। इधर जो है मिस शुमाइला, उधर डॉक्टर अमानुल्लाह सवाल करना चाह रहे हैं, मगर इससे पहले सर मैं एक अच्छा, मैंने चूँकि थोड़ा अनयूजुअल सोल्यूशन बताया, तो आपके जहन में अगर सवाल उभर रहे हैं, डॉक्टर अमानुल्लाह आप कर लें पहले सवाल। आप कुछ कह रहे थे पहले सर। वो डॉक्टर साहब का सवाल लेने से पहले मैं एक पीछे चला गया हूँ, क्योंकि मैंने आपको कुछ ख़वातीन जिनके शौहर जो हैं वो उनको लिफ्ट नहीं कराते और उनके यहाँ दूरियाँ पैदा हो रही हैं, उनको एक और तरीका भी आपने बताया कि ख़ास तौर पे बीवियाँ जो हैं अपने खामिद की इस्लाह करना ना शुरू कर दें, इस्लाही रवैया, उनकी अम्मी टाइप ना बन जाए। और आपने इसमें यह भी कहा है कि उनकी तारीफ़ भी किया करें। कितना अच्छी बात आपने की है कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप एक दूसरे की इस्लाह का रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन इस्लाह में और इलाज में फ़र्क होता है। आप अपने मियाँ या बीवी को जब बीमार देखते हैं तो आप इलाज की तरफ उनको मोटिवेट करते हैं या इलाज मुहैया करते हैं या इलाज में आप साथ मिल के जाते हैं, लेकिन ये जो इस्लाह का काम है कि ये ऐसे ना करो या वैसे करो, तो ब्रश ऐसे क्यों करती हो या फ़लाँ चीज़ यूँ क्यों करती हो, तो ये जो छोटी छोटी नुक्ताचीनियाँ हैं जो बाज़ औक़ात तौहीन अमेज़ दर्जे की नुक्ताचीनियाँ हो जाती हैं, इससे रिश्ता बहुत फीका पड़ता है। और इसके अलावा मियाँ बीवी को एक दूसरे की तारीफ़ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की झूठी भी तारीफ़ करें तो ये झूठ नहीं होगा, मज़हब में इसकी इजाज़त है। क्योंकि
हम सब थोड़ा बहुत तारीफ़ के ख्वाहिशमंद होते हैं, बादशाह तारीफ़ों के ख्वाहिशमंद होते हैं, इसीलिए तो दरबारी रखते थे। और आप देखिए कि जितने भी सियासतदान आप चलते फिरते आपको नज़र आते हैं, कभी कोई सियासतदान आपने अकेले चलते फिरते देखा ना? तो वो इस वजह से साथ दूसरे लोग होते हैं कि ये एक हौसला अफजाई सी महसूस होती है। सो ये जो बात है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की इस्लाह करें, मियाँ बीवी एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं, नुक्ताचीनियाँ करें, तौहीन करें, तो ये अपनी शादी का गला घोंट देने वाली बात है। इससे इज्तनाब करना चाहिए। इस्लाह करना माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बेटे की या बेटी की इस्लाह करें, उसको बेहतरीन बनाएं और पाल पोस कर जवान करें और फिर उनकी शादी करें। तो ये इस्लाह का काम उससे पहले होना चाहिए और शादी के बाद जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ तावन के साथ चलना। सर, इससे पहले कि मैं डॉक्टर अमानुल्लाह की तरफ जाऊँ, इसी ज़िम्न में बीच में आप ही के सवाल का एक हिस्सा रह गया है, अगर आप पहले कर लें फिर जी। कि मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर जो पुलिसिंग करते हैं, जिसे हम स्पाउसल स्टॉकिंग भी कहते हैं, कि ऐसे ही पता रखना सेल फ़ोन के ज़रिए कि किधर है, ट्रैक रिकॉर्ड रखना, मियाँ के दोस्तों के साथ राब्ते में रहना और उनसे पूछते रहना कि आप मुझे बता दीजिएगा अंदर की बात। तो ये सारे ये गड़बड़ घोटाला, इसमें कुछ नहीं रखा। असल बात यह है कि आप इलाज की तरफ माइल करते हैं, आप वादे नहीं लेते, और अगर वादे लेते हैं तो फिर खाली वादे नहीं लेते, ऐसे वादे लेते हैं जिनको देखा जा सके कि क्या वो पूरे हो रहे हैं, ऐसे वादे लेते हैं जिनको रोज़ नापा जा सके कि वो कुछ कुछ पूरे हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल वादे लेते हैं। वो जो दिल के अंदर छुपे हुए वादे हैं, दिल के निहानों में छुपे हुए जो वादे हैं, उनका कोई एतबार नहीं होता। सर, दो बातें याद आ गई पुलिसिंग के हवाले से, स्टॉकिंग के हवाले से। एक साहब थे, वो उनकी बीवी कहीं मैके गई तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कहाँ? उसने कहा घर पे हूँ। शाम रात का वक्त था, उसने कहा घर आ गया हूँ, घर पे हूँ। उसने कहा कैसे मुझे पता चले? उसने कहा ये देखो ये ब्लेंडर है, ये मैं चला के ये मैं घर पे हूँ, ब्लेंडर से बना रहा हूँ, तुम तो हो नहीं, तो ये मिल्क शेक वगैरह पी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई वाह ज़बरदस्त। दूसरे दिन उन्होंने कहा ये देखो मैं तो घर पे हूँ, ब्लेंडर। तीसरे दिन वो सुबह आ गई, तो रात को आ गई। तीसरे दिन वो रात को आ गई तो उन्होंने देखा घर को ताला लगा, कोई नहीं। तो उन्होंने साथ वालों को नॉक करके पूछा, उन्होंने कहा कि किधर? इतने समझ नहीं आती, सुबह ब्लेंडर लेके चले जाते हैं, सारा दिन आते ही नहीं है वापस, तो ये कहाँ चले जाते हैं? तो उन्हीं साहब ने फिर एक और किसी का वाक़या सुनाया कि मेरी बीवी बड़ी नेक है, बड़ी पुरनूर है, रात को मैं देखता हूँ कि अक्सर उसकी जो लिहाफ है उसमें से नूर निकल रहा होता है, लिहाफ फोड़ा होता है, नूर निकल रहा। उन्होंने कहा पागल, नूर नहीं, वो तेरा मोबाइल चेक कर रही होती है। तो ये देखिए इस तरह के बहुत सारे किस्से होते हैं। एक बीवी जब भी अपने खावत के दफ्तर जाती तो वो देखती कि सोफे पे बैठ के उनके मियाँ किसी से रोमांस लड़ा रहे हैं, तो वो अपनी सहेली से जाके तो अक्सर शिकायत करती कि मेरे मियाँ इस तरह, जब भी मैं उनके दफ्तर जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसने कहा कि कोई ना कोई हल सोचो, बुरा लगता है तो कोई हल सोचो। फिर एक दिन उन्होंने आके बताया कि मैं फिर गई थी तो फिर मैंने यही देखा, तो अब मैंने हल कर दिया है। तो उनकी सहेली ने पूछा कि बड़ी बात है, आपने हल कर दिया, तो क्या हल किया आपने? तो उन्होंने कहा मैं सोफ़ा उठवा के बाहर फेंकवा दिया। अच्छा, बाज़ औक़ात हल ऐसे होते हैं जो कि सही हल नहीं होते। आप बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि देखिए आप अपनी कफ़ालत अगर ख़राब नहीं करते और आप अभी अपनी हालत ख़राब नहीं करते, सड़ना कुड़ना, झगड़े करना, फसाद करना, और आप अपने बाहमी रिश्ते को ख़राब नहीं करते और आप दिल बदलने के लिए काम करते हैं, तो फिर आप पहले से तो बेहतर ही होते हैं ना। और आप समझ लें कि जैसे ये केस है तो इसमें 1 साल तो लगना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जी 25 साल इंतज़ार करें तो ये फिर टू मच होगा। और अगर मैं कहूँ कि ओवरनाइट या कुछ ऐसा कोई काम हो जाए तो वो तो नदीम नूर तवीज़ दिया करते थे किसी ज़माने में, तो मैं कहता कि चले इनसे तवीज़ ले लें, तो वो तो एक आध दिन में तो काम ऐसे हो सकता है। ये सर ये बेचारे कितने इस तरह देगा काउंसलर है सर, कितने कर दें? पहले जान दे। वैसे आपके इन सवालात में हमदर्दी नहीं बल्कि मज़ीद कुरेदने की बात है। ये तो सर वो हमदर्दी सर एक बात मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि इनके पास जो है बास्केटबॉल का वो चला जाए। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि
यानी आपने एक माकूल मुद्दत रखनी होती है। उनको सफ़र करते हुए 6 साल हो गए हैं। 1 साल अगर और एक डिक्लाइनिंग सफरिंग के साथ हो, यानी आपने 100 प्याज पूरे करने हैं जो 1 साल में आपने खाने हैं, और अगर आपने तो तीसरे दिन 1 प्याज खाना है तो फिर मेरा ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जूते नहीं खाने, प्याज खाने हैं। जी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी रोशनी डाली है इस पे कि कफ़ालत भी होना चाहिए, हालत भी ठीक हो, बच्चे भी है दरमियान में, मियाँ बीवी का रिश्ता है, प्लस वो इलाज में भी है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब कुछ वक्त अज़वाजी ज़िंदगी में दूरी होनी चाहिए। नहीं, मैंने नहीं कहा दूरी होना चाहिए, मैंने कहा कि अगर वो चाहें, यानी अगर उनको घिन आती है, अगर उनको रग़बत नहीं होती, तो उनका हक है कि एक ऐसे खामद के साथ जो इस बीमारी में और कबाहतों में मुब्तला है वो माजरत कर लें। और आप अपना सवाल मुकम्मल कर लें तो मैं आपको फिर बता सकता हूँ कि जब वो माजरत कर लेंगी और गुस्सा नहीं करेंगी और उनको नहीं कहेंगी कि मुझे घिन आती है, उनको ये कहेंगी कि मुझे रग़बत नहीं हो रही, या मैं चाहूँगी कि पहले आप अपने इलाज मुआलजे पे तवज्जो दें और बेहतर ज़िंदगी की तरफ आएँ और हम हलाल ज़िंदगी की तरफ जाएं जिसको हम एक दूसरे के साथ मज़ेदार बना सकें। तो ऐसा बंदा जो पहले ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है और जो किसी कैद हदूद का कैदी नहीं है और कुछ भी करना चाहता है, तो आप उसे फाका नहीं दे रही, आप उसे बता रही हैं कि आप इज़्ज़त नफ्स रखती हैं। और ऐसे बंदों की एक नफ्सियात ये भी होती है कि जब उन्हें किसी चीज़ से मना किया जाता है तो फिर वो चीज़ करके दिखाना चाहते हैं। यानी जब बीवी उन्हें पोलाइटली मना करेगी तो वो कह तो नहीं सकेंगे कि तुम लाजमन मेरी ये ज़रूरत पूरी करो, लेकिन वो हालात में तब्दीली लाने शुरू कर देंगे ताकि एक दिन वो बीवी उनकी ज़रूरत पूरी करे। और ये जो पहलू है, ख़ातून चूँकि इंसान है, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई किसी तरह कुर्बत के लम्हात में बीवी नहीं जाना चाहती खामद के साथ और उसके बड़े माकूल वजूहात हैं, तो कोई शरअ, कोई कानून, कोई मुआशरा उस खातून को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन बंदा तो उसके नान नफ़के का ज़िम्मेदार है। बंदा तो अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए उसे उसका फ़र्ज़ है, और इस मामले में वो अपनी बुनियादी सी ज़िम्मेदारियाँ पूरी भी करता है। और जहाँ बीवी रोक टोक करती है तो वो फिर थोड़ा बहुत ख़र्चे की रोक टोक करता है, लेकिन अगर बीवी उसकी बेइज्जती ना करे, उसकी इज़्ज़त करे और उसको बताए कि बीवी क्या तवक्को रखती है, और बीवी उसको बताए कि यू आर बेटर दैन दिस, और ये जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए भी तबाहकुन है, ये रिस्की बिहेवियर है, इसमें ऐसी बीमारियां आ सकती हैं जैसे HIV या कुछ और एड्स वगैरह, तो थोड़ा बहुत मैसेज बीवी दे सकती है। और जब वो 1 मिनट बात करेगी बीवी, चाहे दिन में 10 दफ़ा करे, तो खामन सुन लेगा, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपकी नुक्ताचीनी 60 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी तो लोग फिर आगे से रद्द-ए-अमल नहीं देते और वो अनकॉन्शियसली लर्न करते हैं और वो उस 1 मिनट की तनकीद को सुन लेते हैं। 1 मिनट की तनकीद करने के बाद बीवी का भी फ़र्ज़ है, या हम सब का फ़र्ज़ है कि जब हम किसी फैमिली मेम्बर पे 1 मिनट की तनकीद करते हैं तो फिर हमें यू टर्न भी लेना होता है। और वो जो 1 मिनट की तनकीद से अगले का दिल थोड़ा बैठने लगता है या दिल छोटा होने लगता है तो उसको बढ़ावा भी देना होता है। और फिर हम जैसे अपनी फैमिली में बच्चे को कुछ कहते हैं तो फिर हम कहते हैं अच्छा जाओ मुझे ये थोड़ा सा मेरा काम कर दो, या चलो आओ बैठ के चाय पीते हैं, चलो आओ बैठ के टीवी देखते हैं, चलो वॉक करने निकलते हैं। तो फिर दिल शिकनी ज़रा कम महसूस होने लगती है। तो जब भी हम किसी का दिल तोड़ते हैं या दिल थोड़ा सा ख़राब करते हैं तो उसको ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है और यू टर्न फिर लेना पड़ता है हमें। जब हम तनकीद करते हैं तो फिर एक वक्त होता है कि जिसको हमें ख़त्म करना होता है और यू टर्न लेके वापस आना। मुझे समझ आइए अच्छे लीडर यू टर्न क्यों लेते हैं? हाँ, अच्छे लीडर यू टर्न, इसी मुझे पता था आपको ज़रूर ये याद आएगा, और मैं आपको बताऊँ कि यू टर्न भी लेने के लिए ही होता है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? और आप यू टर्न का इंतज़ार करते हैं, ठीक है? यू टर्न तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है।
एक सवाल ज़िमनी सवाल सर आपने पूछा, मैं भी डॉक्टर साहब से पूछ लूँ कि ऑलरेडी इस रिश्ते नाते में दूरियां हैं, बीमारी की वजह से, हालात की वजह से, प्रोमिस्क्यूटी की वजह से, तो क्या वक्ती तौर पर अगर ख़ातून अपने हस्बैंड को गुर्बत से पोलाइटली मना करती हैं तो क्या इससे दूरियां बढ़ नहीं जाएंगी? तकरीबन डॉक्टर साहब का भी सवाल यही था। दूरियां इससे नहीं बढ़ती। अगर इसमें हम इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए अपने फितरी रुझान को ज़ाहिर करते हुए कि हमें तकलीफ़ होती है, दूरियां कंटेंट से नहीं बढ़ती कि हमने कहा क्या है। दूरियां प्रोसेस से बढ़ती हैं कि हमने कहा कैसे है, हमने बॉडी लैंग्वेज कैसी यूज़ की। लेकिन जब हम लॉजिक के साथ बात करते हैं और इज़्ज़त के साथ बात करते हैं तो दूरी इससे नहीं बढ़ती। और खामद को जब मैसेज ये मिलता है तो वो जहन में कहीं ना कहीं पीछे उसके तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं कि मुझे अपनी बीवी का दिल जीतने के लिए क्या कुछ करना होगा। और चूँकि इस पर्टिकुलर केस पे खामद कुछ ना कुछ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम से कम बज़ाहिर कुछ कंप्लाइंस भी दे देता है। वो जो कहता है, जो वो वादे करता है, वो वादे बड़े अच्छे हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना, द स्पिरिट इज़ विलिंग बट द फ्लैश इज़ वीक। तो हमें क्या करना होगा, हमें किस चीज़ की तरफ तवज्जो। मुझे लगता है कि ख़ातून के जो लिखने का अंदाज़ है, जो बातचीत मैंने पढ़ी है इनबॉक्स में, तो मुझे आदत हो गई है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि मैं विनर्स को बहुत पहचान लेता हूँ और विनर्स के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये विन कर जाएंगी अपने खामद को और एक दिन वो रिक्लेम कर लेंगी अपने खामद को। और ये जो फिर एक प्रोसेस शुरू होगा उसे हम कहते हैं आफ्टर द अफेयर। देखिए, एक होता है बिफोर द अफेयर, क्या पैथोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से अफेयर चल रहे हैं, एक है ड्यूरिंग द अफेयर्स और एक होता है आफ्टर द अफेयर्स, जब आप जो डैमेज है उसको अनडू करते हैं। और यहाँ मसला खाली इनफिडेलिटी का नहीं है, हमारा ज़्यादा फोकस उस तरफ हो गया है। पीछे मसला बाइपोलर डिसऑर्डर का है जो फ़कत 2 गोलियाँ रोज़ की लेने से बेहतर हो सकता है। ब्लड प्रेशर की तरह रोज़ दवाई लेनी पड़ती है उसकी। ये जिस्मानी डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है, तो ब्रेन जिस्म का हिस्सा है, ये माइंड का डिसऑर्डर नहीं है, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है। खानदानी तसलसल है और ये पीछे जीन्स का भी इसमें हाथ है। और फिर इसमें मुआशरे के असरात भी हैं। न्यूयॉर्क के अंदर जहाँ जैक्सन हाइट्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ अभी भी वो जंगल का ज़माना चल रहा है। सो हमें सब चीज़ों पे काम करना होता है और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं हम खाली उन पे काम करना पसंद करते हैं। और जो उनके पसे पर्दा चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल लॉज है, जैसे अगर कहीं ग्रेविटी काम कर रही है तो ग्रेविटी नज़र तो नहीं आती लेकिन आप ग्रेविटी की ताकत से इनकार तो नहीं कर सकते, तो आप उसको काउंटर करना होगा। तो जो कुव्वतें हमारे गोल्स के मुखालिफ चल रही होती हैं और नज़र नहीं आ रही होती, तो हमें उन कुव्वतों पे भी काम करना होता है। वी आर ब्लाइंडेड बाई दोज फोर्सेस यूजुअली। फिर दूसरे इंसानों की जो ताकत है जिसे हम सिनर्जी कहते हैं वो बहुत बड़ी होती है। तो ये अपने हल्का अहबाब में से नेक सिफत लोगों को साथ रख सकती हैं और इस बारे में बहुत कुछ सीख सकती हैं कि फैमिली इंटरवेंशन क्या है, प्रोसेस इंटरवेंशन क्या है। लेकिन ये तभी होगा ना अगर ये अपनी कफालत को ख़राब ना करें, क्योंकि वो जो मैंने 100 प्याज वाली बात की थी, तो अगर ये खामद को छोड़ के चली जाती हैं तो फिर 100 जूते खाने वाली बात है। जो औरत अपने खामद को छोड़ के चली जाती है तो उसके लिए भी तो ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती। चैलेंजेस आते हैं, उसको भी तो बड़े बहुत गंभीर किस्म के चैलेंजेस होती हैं। वो फिर किसी शादी में जाएं और उस वक्त उनकी उम्र 35 साल हो चुकी हो और आपको पता है मार्केट में तो हस्बैंड ठीक नहीं आ रहे हैं, ज़्यादातर सेकंड टाइम भी वो
क्या पता कैसा बंदा मिले, कौन से कितने हस्बैंड आपको ठीक ठाक नज़र आते हैं, और बच्चे भी हैं। आप शादी को अच्छा बना सकते हैं, को बनी बनाई शादी अच्छी नहीं आती। आप अपने जिस भी रिलेशनशिप की बात करें वो बना बनाया नहीं आता, आप उसे अच्छा बना सकते हैं। आप अपने भाई के साथ रिलेशनशिप चाहें तो अच्छा बना सकते हैं, ये कुदरती तौर पर कोई बना बनाया अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। आप अपनी औलाद के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। बनाना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है, ये बना बनाया नहीं आता। You have to work on it. इसमें वो जो 100 प्याज वाली बात मैंने कही तो सोच समझ के कही है, और अगर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सुलगन सी तो रहती है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, तो ग्रेसफुली छोड़ देते हैं। जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन यही था कि जब इतनी वी नो दैट बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कि अगर इतनी ट्रेनिंग से कोई भी फैमिली मेम्बर या वाइफ गुजरती है तो अल्टीमेटली वो बहुत पावरफुल होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से लाइफ गुजारेगी। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी चीज़ें, जो भी सफरिंग उनकी है पास्ट में, उसकी कभी ना कभी बहुत तकलीफ़ उनको होती है, और वो एक वैक्यूम सा और एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी सी सम टाइम हम देखते हैं वाइफ्स पे कि वाई मी। इसके लिए आप क्या गाइडेंस देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वाई मी का क्वेश्चन हमारी ज़िंदगी में कुछ दिनों में ज़रूर आता रहता है। अगर हमारा मोबाइल भी कोई छीन के ले जाता है तो हम कहते हैं वाई मी, इतने और लोग लेके फिर रहे थे मोबाइल। अगर डिवोर्स हो जाती है या नौकरी छूट जाती है या कारोबार तबाह हो जाता है या कोई ख़ानदान में बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं वाई मी। अगर हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है तो हम कहते हैं वाई मी। अगर मुझे एडिक्शन हो जाती है या डायबिटीज़ हो जाती है तो मैं कहता हूँ वाई मी। तो इसका एक सवाल का जो आसान जवाब ये है कि आप नहीं तो फिर कौन? क्या आप अपनी जगह किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये वो बंदा है, ये गुड्डा? जैसे वो खेतों में गुड्डा नहीं खड़ा कर देते, क्या कहते हैं? स्केयरक्रो। स्केयरक्रो। तो वो कहते हैं कि जितनी भी मुसीबतें हैं उसका रुख इस तरफ। दूसरी बात यह है कि जब हमें इस दुनिया में भेजा गया तो हमें कोई बाकायदा तसल्ली दे के नहीं भेजा गया था कि आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोई हमें बाकायदा नहीं बताया गया था कि मेहरबानी करके दुनिया में चले जाएं, आपको बड़ा सुखी रखा जाएगा। तो कोई वादा वईद नहीं थे जिसकी खिलाफी हो रही है। ये ज़िंदगी चैलेंजेस का नाम है, मुश्किलात का नाम है। जो हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं एक्चुअली वो जन्नत में होगा। इस दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा ही है, डॉग ईट डॉग, जहाँ मछली बड़ी छोटी को खा जाती है। यहाँ पे अगर कोई चैलेंज आता है तो हम एकदम रिएक्ट नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा हो वन मोर चैलेंज, या हम कहते हैं कि अच्छा ये क्राइसिस है तो इसमें से अपॉर्चुनिटी कोई निकलती है कि नहीं निकलती। वो एक शेख साहब अपने दोस्त से बातें कर रहे थे तो करीब से उनका बच्चा जो है ना गिर गया और रोने लगा। तो किसी कहा आपका बच्चा गिर गया है, रोने लगा है, तो आप इस पे कोई परेशान नहीं हुए? कहता मैं देख लिया है, शेख का बच्चा कुछ देख के गिरा होगा। तो मसला ये है कि जब आपको कोई क्राइसिस का सामना होता है तो आप याद रखें कि क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी गडमड हुए होते हैं आपस में। आपने उस क्राइसिस में से कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है, आप तो ओह ये एक और अपॉर्चुनिटी है। तो ख़ातून की जो मैंने तहरीर पढ़ी तो उसमें मुझे वो विनर नज़र आती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ मुझे पॉइंट्स ऐसे नज़र आते हैं जिसमें मुझे लगता है कि वो अब फैसला कर चुकी हैं कि उन्होंने इस शादी को चलाना है, इन्होंने इसको तोड़ना नहीं है, और वो इसमें जो कड़वाहट है, जो रंजिश है, जो तकलीफ़ें हैं, उनको वो एक्सेप्ट करके बेहतरी की तरफ जाना चाहती हैं। और एक वक्त आएगा मुझे लगता है कि वो बड़ी कामयाबी से ये सब कर लेंगी। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह वो बहुत ख्वाहिश के साथ सर के बल ढूंढती हुई यहाँ तक आई है, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो भी जब सर के बल आएंगे तो वो भी बात मानेंगे। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर हो या एडिक्शन किसी भी किस्म की, ये बज़ाते ख़ुद मज़ा भी आता है और तकलीफ़ भी बहुत होती है। ये बहुत मुश्किल काम है। एडिक्शन, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें बड़ी अज़ियत जन्म ले रही होती है अंदर। और जब सही हेल्प मिलती है
तो जल्दी ही एहसास होने लगता है कि बहाली के अलावा कोई बेहतरीन रास्ता नहीं है। और जो भी वो जिसे मज़ा कह लें या गुलछड़े कह लें या कुछ भी कह रहे हैं जिसमें से गुजर रहे हैं, जब वो एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आएंगे तो उन्हें हैरत होगी कि सबसे ज़्यादा मज़ा तो एक अच्छी ज़िंदगी में होता है। और आप देख लीजिए, आप लाल बत्ती को काट के गुज़र जाएं किसी ना किसी तरीके से, आपको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप रात को 2:30 बजे जब कोई ट्रैफिक नहीं होती, कोई सार्जेंट नहीं होता, अगर आप लाल बत्ती पे रुक के 90 सेकंड गुजारते हैं तो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। डॉक्टर अमानुल्लाह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी मसलन वो सजेशन दी है, जैसे मसलन कि अगर वो पेशेंट जो है बाबर साहब, अगर वो ट्रीटमेंट कंप्लाइंट हो जाता है तो शुरू में एक बात हुई थी कि वो मौलवी साहिबान से भी वो मशवरा लेता है और वो मसलन काउंसलिंग, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर वो जो वैल्यूज़ डिफरेंस है अगर उनको साइड पर रख ले, इग्नोर कर ले, तो ट्रीटमेंट भी ठीक रहेगा और उनकी कुर्बत भी ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ज़बरदस्त मशवरा है आपका। और एक स्टेज पे आके जो रिलीजियस काउंसलिंग है उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो जाएगी। यानी जैसे आप किसी को मेडिकल कॉलेज पे भेजना चाहते हैं तो आप एक प्री मेडिकल करा के भेजते हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर या एडिक्शन में अगर आप किसी को शुरू में मज़हब की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं तो उसको रग़बत नहीं होती। लेकिन आप बुनियादी तौर पर उसका मेडिकेशन से जब इलाज शुरू करते हैं और उसके कुल पुर्जे सीधे होना शुरू होते हैं तो फिर एक स्टेज पे आके उसको अल्लाह रसूल का पैगाम जब आप देते हैं और जब लोहा गर्म होता है तो आप चोट लगाते हैं तो फिर वो असर करता है। पर एक ये लंबा मंसूबा है। अगर आप सोचते हैं कि ये एक हफ़्ते में पूरा हो जाएगा तो ऐसा कोई तरीका मेरी समझ में मौजूद नहीं। अगरचे लोगों को शॉर्टकट्स या जुगाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ख़ातून इन तमाम तजर्बों में से गुज़र चुकी हैं और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हमारी बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं। हम फॉल्स प्रॉमिसेस या फॉल्स होप्स के ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि डैमेज कंट्रोल होना चाहिए, हार्म रिडक्शन होनी चाहिए, यानी वो अपना घर ना उजाड़ें। उनके बच्चे हैं, वो अपनी तवज्जो बच्चों की तरबियत की तरफ रखें, अपनी कफ़ालत को डिस्टर्ब ना करें और खामखा रंजिशों से मियाँ बीवी के जो एक ताल्लुकात हैं उनको ना ख़राब करें। एक दोस्ताना माहौल में अच्छी बात करती रहें और खामद अगर आगे से जिटरी हो तो उसको बता दें कि ये लाजिम है। मुझे काउंसलिंग में मशवरा दिया गया है कि मैं इंडोर्स ना करूं, आपके गलत कामों को मैं दुरुस्त करार ना दूं और मैं मुख्तसर लेकिन जामे तरीके से आपको बता दूं कि ये बात ठीक नहीं है, इससे मेरा दिल दुखता है और मैं आपसे तवक्को रखती हूँ कि आप मदद हासिल करेंगे। या तो कोई काम आप खुद दुरुस्त कर लेते हैं या फिर आप मदद हासिल करते हैं, और मदद हासिल करना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। मेरा ख्याल आज के प्रोग्राम को यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे। मेरा ख्याल है जो डॉक्टर साहब ने बातें की उसमें जो मुझे, अगर डॉक्टर साहब करेक्ट कर देंगे, कि ये वो वाली बात है जिसके मिस्ताक है कि मेरी जान ये इश्क नहीं आसान और एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए डॉक्टर साहब ने ये तो बताया कि जिन्होंने हमसे रब्ता किया वो एक ख़ातून है, एक वाइफ़ हैं और वो चाहती हैं कि अपने हस्बैंड को रिक्लेम करें, जहाँ पे पस मंज़र में कहीं बाइपोलैरिटी के मसाइल भी हैं और साथ में जो है प्रोमिस्क्यूटी है, वुमनाइजेशन है या फिर गैम्बलिंग है या एडिक्शन है, अल्कोहलिज़म है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं। मगर जो लोग ख़ुद यहाँ पे भांप सकते हैं अगर कि उनके अंदर कई बाइपोलैरिटी के मसाइल हैं तो वो भी, ये भी कोई छोटा ये नहीं है कि भाई ज़हनी अगर कोई आर्ज़ा है या मसला है तो उसके लिए आप डॉक्टर से दूर हैं। अगर यहाँ चोट लगती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर जहन में कोई मसाइल हैं तो उसके लिए भी हम डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, काउंसलर से, साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, एंड यू विल कम आउट एज ए विनर। मुझे यहाँ पे प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए टाइगर वुड्स की स्टोरी याद आ गई। टाइगर वुड्स गोल्फ़ की दुनिया के बेताज बादशाह बन के उभरे। वो जब छोटे से थे तो उनके वालिद जो हैं उनको बड़ा शौक़ था कि बहुत बड़े खिलाड़ी गोल्फ़ के बने। उन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की कि कोई टीम प्ले नहीं करने देते थे, बल्कि हर वक्त जो उनको कहते थे कि आपने इंडिविजुअली ज़बरदस्त कारनामा करना है, और उनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की और बाकी
16 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका में तहलका मचा दिया और बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने लगे और 18-20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने प्रोफेशनल जो है गोल्फर के तौर पे उभर के सामने बहुत बड़ी बड़ी एंडोर्समेंट्स उनको मिल गई। ओवरनाइट वो बिलियनर बन गए। मगर बाद अज़ां ज़िंदगी में प्रॉब्लम उनके ये आई कि उनको भी वुमनाइजिंग का, बहुत सी ख़वातीन के साथ ताल्लुकात का, ड्रग्स का ये मसला पड़ गया और उनका जो ग्राफ था ज़बरदस्त, दुनिया के चोटी के गोल्फ़र थे, वो वहाँ से ड्रॉप करने लगा और फिर उन्होंने मैरिटल काउंसलिंग हासिल की। उनकी शादी तो ना चल सकी, निभ ना सकी, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया। मगर उसके बावजूद अब 2018 में वंस अगेन टाइगर वुड्स इज़ मेकिंग अ कम बैक। सो देयर इज़ ऑलवेज अ होप where there is a will. So from the wife side and from the man side who is the perpetrator, जो cause कर रहा है, और जो बीवी सफ़र कर रही है, वो victim role पे pity pot पे मत बैठें बल्कि आगे बढ़ें। Willing Ways is there. There are all other rehab centers, there are counseling centers which can help. तो हमारी भी एक काविश है, हम भी आपके लिए करते रहेंगे। डॉक्टर सदाकत अली, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारे जितने भी शुरका हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर इनपुट। आज के प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट ऑन विलिंग वेज फेसबुक पेज। इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।